मानव जायसवाल भी शायद मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मानव, अभी थोड़ी देर पहले आप कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि दिस कांट बी द रियलिटी, ये असल सूरत नहीं हो सकती। मानव, सुनाई दे रही है आपको आवाज मेरी? मानव नहीं है मेरे साथ, शीतल जी। वेस्ट बंगाल पर सबसे पहली टिप्पणी, ये 119 और 170 क्या कहता है? अभी मैं आपसे जब बात कर रही हूं तो 11:11 का वक्त हुआ है। ये तस्वीर साफ होने में अभी कितना वक्त और बाकी? देखिए, अभी जो वोट परसेंटेज आ रहा है वो करीब 44% है दोनों का। अच्छा, टीएमसी का भी 44 और बीजेपी का भी 44? दोनों का। ये एक ऐसा संकेत है जो अभी हम लोगों को धैर्य रखने पे मजबूर करेगा। लेकिन निश्चित तौर पर बीजेपी की जो बढ़त है नंबर्स में वो बहुत ही अच्छी है। और उससे मतलब खैर 44 होने पर भी ये तो है ही है कि टीएमसी का घट रहा है और बीजेपी का बहुत बढ़ रहा है। करीब 39 उनका पार्लियामेंट में था, 38 था असेंबली में। तो 6% बढ़ रहा है बीजेपी का और टीएमसी का 4% घट रहा है। तो जीतती हुई पार्टी तो बीजेपी नजर आ रही है, साफ है। लेकिन मुकाबला होगा, अब देखते हैं वो मुकाबला किस सीमा तक जाता है। फिलहाल तो अभी सब चीजें बीजेपी के पक्ष में ही जा रही हैं, ये नजर। लेकिन सर, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब हम वोट शेयर की बात करते हैं कि भाई 44% पर टीएमसी, 44% पर बीजेपी, तो हिमाचल की का एग्जांपल हम देख चुके हैं कि बामुश्किल दशमलव के बाद वाले जो डेसिमल नंबर्स होते हैं उनमें वोट शेयर का फासला था बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, और कांग्रेस सरकार बना ले गई। तो कुल मिलाकर ये वोट शेयर से तो बिल्कुल तय नहीं होगा कि किसके पाले में कितनी सीटें जाएगी। वो कंसोलिडेशन ऑफ द वोट्स इज इंपॉर्टेंट। उससे समर्थन तो पता लगता है, लेकिन सीटों में तो कई चीजें काम करती हैं। जैसे जिन सीटों पे बीजेपी जीत रही हो वहां जो है प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन और जहां से टीएमसी जीत रही हो वहां घनत्व तो ज्यादा हो, आबादी का वोट एक तरफ ज्यादा पड़ गया हो उनको। तो इससे परसेंटेज बनता है। और ये आंकड़ा कुछ लोगों का था ऐसा कि बीजेपी 42.5% वोट पाके भी जीत सकती है और टीएमसी 44% वोट पाके हार सकती है। तो वो ये तो 42 पे था, अब तो बीजेपी बराबर पे है, तो शायद आगे ही बढ़ेगी। तो बराबर पे नहीं है, थोड़ा मैं ठीक कर दूं, दो का अंतर है। बीजेपी को टू बी प्रिसाइज 44.59 और टीएमसी का वोट परसेंट है। ईसीआई का आंकड़ा है, ईसीआई का। हाँ, ईसीआई में आप ठीक है। ईसीआई 41.9। ईसीआई का वो है, मैंने डिकोडर का बताया, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, मैं चूंकि बंगाल पे ज्यादा चर्चा हो रही है तो उसके संदर्भ में ही अगर बता दूं, इंडिया ब्लॉक के 3-4 बड़े घटक थे। नीतीश कुमार के जाने के बाद उद्धव ठाकरे, ममता बनर्जी, स्टालिन। उद्धव ठाकरे पिछले साल अपना चुनाव हार चुके हैं। ममता बनर्जी अगर ये नतीजे रहे तो ममता बनर्जी भी चुनाव हारेंगी और स्टालिन ऐसा लग रहा है कि वो भी चुनाव हार रहे हैं। तो जो बड़े स्टॉलवर्ड थे नीतीश कुमार के जाने के बाद वो सब अपना चुनाव, स्टालिन तो अपनी सीट भी हार रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि दो राज्य ऐसे थे जो बीजेपी के खाते में थे और 3 राज्य ऐसे थे जो विपक्ष के खाते में थे। तस्वीर दरअसल पूरी बदलती हुई दिखाई दे रही है क्या? ऐसे में ये रतन लाल मेरे साथ जुड़ गए। रतन जी, सबसे पहले आसाम पर आपकी टिप्पणी चाहती हूँ। 95 सीटें, यानी कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद हिमंता बिस्वा शर्मा अगर रिटेन कर पा रहे हैं आसाम, which was one of the most important dream of कांग्रेस पार्टी, तो कहां खेत रही कांग्रेस पार्टी? ये 95 सीटें दिख रही बीजेपी की और कांग्रेस 29 सीटों पर। असम हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए था कि असम में हम सीधा आमने सामने टक्कर में थे। अगर जो अभी ट्रेंड दिखा रहा है वाकई रिजल्ट में कन्वर्ट होता है तो जाहिर है पार्टी इसकी समीक्षा करेगी, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे समीक्षा करेगी, कहाँ हम कमजोर रह गए, अपनी बातों को, अपने मैनिफेस्टो को, अपने एजेंडा को पहुंचाने में कहाँ हम नाकाम रहे, वो तो हम समीक्षा करेंगे। अरे जोरहाट से 10,000 वोटों से गोगोई पीछे चल रहे हैं, जो आपके सबसे बड़े चेहरे। जी, तो समीक्षा करेंगे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम कहाँ कमजोर हुए, अपनी बातों को लोगों के बीच नहीं ले जा पाए। दूसरा जो शर्मा है वो तो लगातार हिंदू मुसलमान पे खेल रहे थे। वो गैस सिलेंडर पे तो चुनाव लड़ने नहीं गए थे, डॉलर पे तो चुनाव लड़े नहीं थे, पेट्रोल पे लड़े बड़े सम्मान के साथ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बड़े सम्मान के साथ सुनिए ना, बड़े सम्मान के साथ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। 21 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 16+5, और हम हरियाणा हार गए तब भी कांग्रेस पार्टी से यही सुनने को मिला, महाराष्ट्र हार गए तब भी यही सुनने को मिला, दिल्ली हार गए तब भी। तब तो देवेंद्र जी जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है वो कहते दिखाई दिए कि पिछली बार का जीरो इस बार के जीरो से डिफरेंट है। पिछली बार जो जीरो दिल्ली में मिला वो जीरो इस बार के जीरो से डिफरेंट है। तो इस समीक्षा का दौर कब तक चलेगा कांग्रेस पार्टी में, और वो समीक्षा का भी नतीजा क्या निकला वो सामने आता दिखता नहीं है कि क्या इंट्रोस्पेक्ट किया पार्टी ने।
देखिए केरल तो हम जीत ही रहे हैं ना। अगर आपका रुझान अगर सही है तो केरल में जहां दो फ्रंट के बीच आमने सामने लड़ाई थी वहां तो हम जीत ही रहे हैं। बाकी चुनाव होते हैं तो जीत हार तो लगी रहती है, लेकिन खास तौर से आपने देखा बंगाल, तमिलनाडु, हर जगह जिस तरीके से SIR के नाम पर वोट काटे गए और जिस तरीके से पुलिस बल, फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ब्यूरोक्रेसी सबका इस्तेमाल हुआ है। इलेक्शन कमीशन पे हर समय इतना ज्यादा सवाल इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग पर अतीत में कभी भी नहीं हुआ, इतना ज्यादा सवाल। तो इसका मतलब अगर ममता बनर्जी ये ग्राउंड लूज करती है वेस्ट बंगाल का, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वजह से, आप ये मानेंगे फिर कि ममता बनर्जी एंटी इनकम्बेंसी से नहीं हारी? वो जो राहुल गांधी सवाल उठाकर आए थे। देखिए बंगाल में तो हम 77 के बाद से नहीं है, हाँ है ना, लेकिन 294 कैंडिडेट हमने लड़ाए। कम से कम पार्टी का झंडा बैनर तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में गया ना, लोगों के बीच तो हम पहुंचे हैं ना। नहीं सर, मैं कुछ और पूछ रही हूँ, करेंगे अपनी कोशिश को और तेज करेंगे। दैट्स वेरी मच फाइन सर, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर SIR असम में मुद्दा हो सकता है तो फिर वेस्ट बंगाल में भी SIR का इम्पैक्ट मुद्दा हो सकता है ना। राहुल गांधी तो बेरोजगारी पर, महिला सुरक्षा पर कैपिटा इनकम पर, उद्योग धंधों पर घेर कर आए ममता बनर्जी को। का प्रॉब्लम है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम्स हैं। एंटी इनकम्बेंसी रहा, लेकिन हम उस स्थिति में नहीं थे कि जहां से उसका फायदा हम उठा पाए। वहां पे ऑपोजिशन में बीजेपी थी, तो इसलिए उसको फायदा मिलता नजर आ रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर नहीं है। ये बार बार हर इलेक्शन में, हर प्रोग्राम में ये सवाल में तो फिर इसको मानने में क्या बुराई है कि अगर ममता बनर्जी ये प्लैंक लूज करती हैं तो SIR की वजह से वो गई, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नहीं गई? अगर जाती है ममता बनर्जी तो है ही। उस सवाल यह है कि इतने वोट कटे आपके आंख के सामने भी है ना। अच्छा ठीक, आप ये कह रहे हैं, ठीक है कि वो है। विनोद जी कुछ कह रहे हैं। रतनलाल जी, मैं विनोद अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। एक सवाल आपसे, ये आपने अभी कहा कि हेमंता विश्व शर्मा हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ रहे थे, वो डॉलर पे नहीं लड़े और उस पे गैस सिलेंडर पे नहीं लड़े। आप उनको वहां क्यों नहीं ले पाए? आपका प्लान था ना डॉलर और सिलेंडर, आप उनको नहीं ला पाए, आप अपने MPs को नहीं संभाल पाए, आप अपने पूर्व अध्यक्ष को नहीं संभाल पाए, आपकी पार्टी बिल्कुल बिखर गई चुनाव से पहले। वो पवन खेड़ा के बयान ने पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। मान रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हम अपने बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाए, लोगों के बीच नहीं ले जा पाए, तब इस तरह का अगर रुझान दिख रहा है तो ये तो समीक्षा का विषय है, वो तो हम करेंगे ही। अच्छा समीक्षा का विषय, ठीक है, समीक्षा का विषय पर चलिए केरल को लेकर आपको बधाई दे दें। केरल में UDF 10 साल का LDF जा रहा है और UDF वापसी कर रहा है। बधाई दे सकती है। एक सेकंड, एक बड़ी खबर आ रही है रतनलाल जी, एक सेकंड।